नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, पेडागोजी का ये पार्ट 3 है। यहां मैं आपको फिर से बताऊंगा 30 क्वेश्चंस। जो लोग भरे बर्तन हैं, यानी कि जो कई बार एग्जाम दे चुके हैं और सफल नहीं हो रहे हैं, तो वो मोटिवेशन के लिए देख लें या फिर इसलिए देख लें कि शायद उनके काम आ जाए। बाकी ये वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जो न्यू कमर्स हैं और जो कुछ पढ़ना चाहते हैं। तो उन लोगों को प्लीज आप डिस्टर्ब ना करें, और अगर आपको पढ़ना है तो आप चैनल पे अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिपीट करें। बात रही, मैं जो वीडियो बना रहा हूं इसमें क्वेश्चंस आपको बताऊंगा 30 क्वेश्चंस। आप अपने कॉपी पेंसिल लेकर बैठे, उन्हें लिख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को बार बार रिवाइज करके कान में लीड लगा लें और उसे सुनते रहें, तो आपको काफी फायदा होगा। एक और बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक्स दिए हुए हैं, वहां आप ई बुक ले सकते हैं, या और भी जो उपयोगी चीज है आपकी पाठ्य सामग्री या जो भी आपके सिलेबस है वो भी आपको मिल जाएगा। जो वीडियो में बताया गया है वो भी वहां मिल जाएगा। बस आपको पेशेंस से सारे वीडियोस देखने हैं। ये 50 वीडियोस की सीरीज है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में जो दिया है वो आपको संस्कृत के संबंधित सभी टॉपिक्स से, इवन दैट ग्रामर के, तो सारी क्लियर हो जाएगी। आपको एक एक टॉपिक कवर किया हुआ है, बस आपको उनको देखना भर है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि विशिष्ट से पहला क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? ठीक है, इसका जवाब है निगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि है? निगमन विधि। अगला सवाल है आपका, वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और फिर बाद में नियम बताया जाता है? तो वो होती है आपकी आगमन विधि। दो विधियां बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर तरीके से हर एग्जाम में पूछी जा रही है, आगमन और निगमन विधि। शुरू में लगेगा कुछ सवाल जो है सरल हैं, काफी अच्छे, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, क्योंकि उनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। आपको आता है दैट्स बेटर, नहीं आता है आप सीखें, और नहीं सीखना है कोई बात नहीं, आप अपना दूसरा काम करें। तीसरा सवाल है आपका, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है और बाद में उदाहरण? वो है आपकी निगमन विधि। ठीक है ना? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर निगमन, ठीक है, और पहले उदाहरण बाद में नियम, वो आगमन है ना। फिर पहले नियम बाद में उदाहरण है ना, वो निगमन। ठीक है, ये आपकी विधियां हो गई। देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? प्रदर्शन विधि पर। देखो, ठीक है ना, यानी आपको चीज दिखाई जा रही है, यानी प्रदर्शन किया जा रहा है, तो ये यूट्यूब भी एक तरह से आपका देखो और सीखो विधि पर आधारित है, तो प्रदर्शन विधि होती है। देखो, सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? ये आपका प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? आगमन विधि में शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है। किस विधि में शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है? आगमन विधि में होता है। अगला सवाल आपके, करके सीखने पर कौन सी विधि काम आती है? प्रयोगशाला विधि। जब आप कोई प्रयोग करेंगे तो आपको प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा, या वो विधि प्रयोगशाला विधि कहलाएगी। अगला सवाल है आपका, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? एलकेजी और यूकेजी, मैंने कल भी बताया था, लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना आपके, तो एलकेजी और यूकेजी यानी कि किंडरगार्टन विधि के जनक कौन थे? फ्रॉबेल। ठीक है ना, कौन थे? फ्रॉबेल। यानी यहां बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है इस विधि के तहत। ठीक है, फिर आपका सवाल है आठवां, मांटेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक? मारिया मांटेसरी है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये इटली की रहने वाली थी। यहां ज्ञानेंद्रिय जो है अपनी, उनके आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है, उनके आधार पर सिखाया जाता है। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर प्रशिक्षण देना किससे संबंधित है? मारिया मांटेसरी से या मांटेसरी विधि से? ये सवाल ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है। फिर बात आती है खेल पद्धति के जनक, हेनरी कॉल्डवेल कुक। ठीक है ना। डाल्टन पद्धति के जनक, कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है ना, तो हेलेन पार्कहर्स्ट भी रख लेंगे तो भी ठीक है ना। फिर आपका अगला सवाल है, कहां पर बालक सामाजिकरण के नियम सीखता है? खेल के मैदान में सीखता है। वहां उसके साथ कोई नहीं होता, केवल उसके दोस्त होते हैं, उसके सहपाठी होते हैं, जिनके साथ वो बिल्कुल अपना तारतम्य बिठाता है, अपना कॉम्बिनेशन बिठाता है। तो वहां वो क्या सीख लेता है? सामाजिकरण के नियम। ठीक है ना। फिर बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? किशोर अवस्था में। ये तूफान झांझावातों की अवस्था है, वहां उसको लगता है बच्चे को, भाई मैं ही सही हूं, बाकी सब तो गलत है, मुझे सब लोग कोई काम को करने से रोक रहे हैं, उसको ये भी बुरा लगता है, बार बार उसको रोकते टोकते हैं तो ये भी उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है नकारात्मक सोच की? वो आती है किशोर अवस्था में। फिर आपका 13वां सवाल है, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? कर्ट लेविन ने। ठीक है ना, तो क्षेत्र सिद्धांत किसका है? कर्ट लेविन का। कर्ट लेविन कहां के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के थे। गेस्टाल्टवादी क्या है? जर्मनी के विद्वानकर्ता थे, जिनका जो समूह था उनको गेस्टाल्टवादी कहा जाता था, क्योंकि वो गेस्टाल्टवाद सिद्धांत पर आधारित जो है नियम बना रहे थे। वर्दिमर, कोफका, कोहलर तीनों विद्वान हैं जो आपके गेस्टाल्टवादी हैं।
कुल्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? ये संज्ञानवादी थे, ठीक है ना। गेस्टाल्टवादी कौन हुए? वर्दिमर कोका कोहलर। और आपके जो कर्ट लेविन है वो संज्ञानवादी थे। क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्र सिद्धांत जो है उसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत पहला इसका नाम हुआ। कौन सा हुआ? संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। अगला इसका नाम हो गया आपका स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत। तीसरा इसका नाम हो गया आपका बाल दिशा मनोविज्ञान। तो 3 नाम बताए आपको क्षेत्र सिद्धांत के, फिर से सुन लीजिए। संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थानीय मनोविज्ञान सिद्धांत और अगला बाल दिशा मनोविज्ञान। ये आपके तीनों नाम हो गए क्षेत्र सिद्धांत के। 18वां सवाल है आपका, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का क्या अर्थ है? क्षेत्र सिद्धांत तो क्षेत्र का क्या अर्थ है? क्षेत्र का अर्थ क्या है भाई? चूंकि यहाँ शिक्षा दी जा रही है तो जीवन में जो भी क्षेत्र है उनसे संबंधित यहाँ क्षेत्र होता है। जैसे आपके शिक्षा का क्षेत्र या स्वास्थ्य का क्षेत्र या समाज का क्षेत्र, तो यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र से इसका अर्थ है। अधिगम का श्रेणीकरण सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट गेने ने यह सिद्धांत दिया है, अधिगम का श्रेणीकरण सिद्धांत। फिर अगला सवाल आपका 20वां, रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? संप्रदाय पूछ रहा है, जैसे संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद, तो यह पूछ रहा है रॉबर्ट गेने कौन थे, है ना। ये संज्ञानवादी थे। कौन थे? ये भी संज्ञानवादी संप्रदाय के ही समर्थक थे। और ये कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के। ये आपका अगला सवाल है, रॉबर्ट गेने कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के। फिर है, रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? ये आप देखो, इन्होंने 8 भागों में बांटा है। पहला जवाब आपका 8 भागों में बांटा है। सवाल यहां तक भी रुक सकता है, फिर आपको नाम दे सकता है कि इनमें से कौन से हैं, तो वो आप याद कर लेंगे तो आपको याद रहेंगे। जैसे पहला संकेत अधिगम, ठीक है ना। कौन सा है? 8 भागों में पहला संकेत अधिगम। दूसरा है आपका उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है? उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया, ठीक है ना, जिसको एसआर थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका श्रृंखला अधिगम, ठीक है ना। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना, ग्रहण करना, सीखना अधिगम कहलाता है, ये ध्यान रखना। छोटे छोटे शब्दों के अर्थ आ जाएंगे तो पढ़ना आसान हो जाता है। अधिगम मतलब होता है सीखना। तीसरा है आपका श्रृंखला अधिगम, यानी श्रृंखला के जरिए सीखना, पहले ये सीखा फिर ये सिस्टम से सीखना। फिर है आपका शाब्दिक अधिगम, अपन बोलते हैं सुनते हैं उसको, उसके द्वारा भी सीखा जाता है। फिर है बहुविवेदन अधिगम, ठीक है ना। फिर है प्रत्यय अधिगम, प्रत्यय यानी कि सैंपल्स, ठीक है ना, प्रत्यय से हम सीखते हैं। फिर है सिद्धांत अधिगम, कोई सिद्धांत होता है उसको हम रटते हैं, उसके अनुसार चलते हैं तो हम उसको सीख लेते हैं। फिर है समस्थान समाधान अधिगम, ठीक है ना, समस्याओं का समाधान करना, उससे भी हम सीखते हैं। कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आई, फिर हमने उसका समाधान ढूंढ लिया तो अगले टाइम पता लग जाता है कि इस समस्या का ये समाधान था, तो इस प्रकार हम उसको सीख जाते हैं। ठीक, अब आपका अगला सवाल 33वां, ठीक है ना, ये है 23वां। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर, यानी कि सबसे निम्न स्तर कौन सा है जहां इंसान सीखना शुरू करता है, तो वो है संकेत अधिगम। इशारों से बताते हैं बच्चे को, इधर आओ उधर जाओ तो समझता है ऐसे आने को कह रहे हैं और ऐसे जाने को कह रहे हैं, तो ये हुआ आपका संकेत अधिगम। ये बिल्कुल निम्न स्तर का अधिगम है जहां से बच्चा सीखना शुरू करता है। पहले नंबर का अधिगम भी यही है। तो सवाल कैसे पूछे? रॉबर्ट गेने के अनुसार नंबर 1 अधिगम संकेत अधिगम। सीखने के स्तरों में सबसे निचला अधिगम कौन सा है? संकेत अधिगम। बच्चे के लिए, शिशु के लिए सीखने का सबसे पहला अधिगम संकेत अधिगम। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से सवाल कैसे भी पूछे, थ्योरी समझ में आनी चाहिए। फिर अगला सवाल आपका रॉबर्ट गेने के श्रेणीकरण, है ना, रॉबर्ट गेने के श्रेणीक्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर, सबसे निम्नतम कौन सा था? संकेत अधिगम, यानी कि वो बिना भाषा के भी सीख सकता है। ये सबसे निम्नतम अधिगम था। जब इंसान पैदा हुआ, शुरुआत में भाषा का जब आविष्कार नहीं हुआ तो वो संकेत से ही सीखता था, यानी कि इसके लिए पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको दिखाई देना चाहिए, ठीक है, सुनाई भी देना चाहिए, तो आप संकेत के द्वारा सीख सकते हैं। सबसे जरूरी इसके लिए दिखाई देना होता है। फिर सबसे अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है रॉबर्ट गेने के अनुसार? समस्या समाधान अधिगम। जब आपके सामने समस्या आ जाती है और आप उसको स्वयं सुलझाने लग जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप पारंगत हो गए हैं, आप ट्रेंड हो गए हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है और आप अपने आप याद करने लग जाते हैं विभिन्न तरीकों से सीख सीख के, तो आप जो है उसको अच्छी तरीके से सीख पाते हैं, यानी कि समस्या का समाधान आपने ढूंढ लिया, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्व्ड मेथड, ठीक है। ये आपका सबसे हाईएस्ट स्तर है अधिगम का। फिर है आपका रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? एक्चुअल में तो अधिगम कभी पूरा नहीं होता, सीखने की प्रक्रिया कभी पूरी नहीं होती, लेकिन ये कह रहा है कि रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम, बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है। तो
ये कहता है कि 12 साल के बाद बच्चा जो है वो सीखने की स्थिति में नहीं होता, या फिर 12 साल तक बच्चा सब कुछ सीख जाता है। तो इसका जवाब होगा 12 वर्ष के बाद, क्योंकि जब वह अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है। अब क्या हो गया इसका मतलब कि 12 साल तक उसने सीखा, अब उसके बाद वो समस्याओं का समाधान खुद कर रहा है। रॉबर्ट गेने ने ये 8 ही नियम बताए थे, 8 ही तरीके बताए थे अधिगम के। तो जो लास्ट तरीका था वो समस्या समाधान का था, वहां तक वो आ गया है। तो इसके बाद रॉबर्ट गेने का सिस्टम खत्म हो जाता है। इसलिए रॉबर्ट गेने के अनुसार जो है बालक 12 वर्ष तक ही सीख सकता है। ठीक है, तो अब एक सवाल बनता है, रॉबर्ट गेने के जो अधिगम के 8 स्तर थे वो मैक्सिमम कितनी आयु तक होते हैं? तो 12 वर्ष तक होते हैं। ये सवाल भी आपका बनता है। सवाल इसी तरीके से घुमा के पूछता है, बस आपको अपने कान और बुद्धि और आंख दोनों खुले रखने हैं। ठीक है, अब आपका अगला सवाल जो है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया पावलोव ने। किसने दिया? पावलोव ने दिया। फिर आपका पावलोव किस संप्रदाय के थे? तो पावलोव थे व्यवहारवादी, यानी वो व्यवहार से सीखने को बल देते थे। व्यवहार से सीखिए, व्यवहार से सिखाइए, तो पावलोव का ये कहना था, इसलिए पावलोव कहलाए व्यवहारवादी। तो गेस्टाल्टवादी आपको याद हो गए, वर्दीमर, कोफका, कोहलर। संज्ञानवादी रॉबर्ट गेने थे, है ना। ये नियम और नाम आते जा रहे हैं। फिर आपके व्यवहारवादी आए, तो जैसे वाटसन का नाम आता है, ठीक है ना, पावलोव का नाम आता है। तो यह व्यवहारवादी कौन है? पावलोव की बात कर रहे हैं अपन फिलहाल। ठीक है, फिर आपके डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सवाल इस तरह के भी आ जाते हैं। डमरू पर बंदर नाचता है, तो बंदर को सुनता भी है, दिखता भी है, यानी कि दोनों अधिगम कर रहा है। तो अब ये पूछ रहा है कि डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। बंदर को पहले सिखाया जाता है, समझाया जाता है, फिर वो अनुबंध स्थापित करता है, फिर वो उस प्रक्रिया को करता है। ठीक है ना, डमरू बजेगा तो उसको नाचना है, ये वो अपने जेहन में बिठा लेता है। तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत के अनुसार बंदर डमरू पर नाचता है। फिर अगला सवाल, खेल में बीजू काका खड़ा करना। खेतों में देखा होगा ना, बीजू खड़ा कर देते हैं, ऐसे 2 लकड़ी लगाई और फिर उस पर कपड़ा लगा देते हैं, या ऊपर मटके लगा देते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ पहना देते हैं, घास का बना देते हैं, उसको कहते हैं बीजू का, जो खेत के बीचों बीच खड़ा होता है। उससे क्या होता है कि जानवरों को ऐसा एहसास होता है खेत में कोई इंसान खड़ा है तो वो घुसते नहीं है, ऐसी सोच के अनुसार ये लगाया जाता है। तो खेत में बीजू काका खड़ा करना और उसे देखकर पक्षियों का भाग जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखो, जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, इन्हीं से सीख रहे हैं और सिद्धांत भी इन्हीं पर बने हैं। तो खेत में बीजू काका खड़ा करना और उसको देख करके पक्षियों का, जानवरों का भाग जाना किस सिद्धांत पर है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है। ये कैसे बेटा? पहले पशुओं ने देखा, पक्षियों ने देखा कि कोई इंसान है, वो खड़ा है, तो वो जब हम अंदर घुसते हैं पशु पक्षी, तो उसको भगाता है डंडी से, लकड़ी से। ठीक है, फिर ऐसी आकृति खड़ी कर देते हैं, तो पशु को लगता है, पक्षी को लगता है कि भाई इंसान खड़ा हुआ है, तो समझ जाता है कि भाई ये मुझे मारने दौड़ेगा, मुझे भगाएगा, तो इसलिए वो अंदर नहीं जाते। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। ठीक है ना। अब अगला सवाल आपका, सुल्तान नाम के चिंपांजी पर प्रयोग किसने किया? सर्वचर्चित सवाल, सबसे ज्यादा आने वाला सवाल, सबसे जो है सरल सवाल, तो ये कोहलर ने किया। कोहलर कौन थे? गेस्टाल्टवादी थे, ये मैंने आपको बताया ही। तो देखिए दोस्तों, ये हुए आपके 30 क्वेश्चन। मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं आपको, इसको पढ़कर या इसको याद करने के लिए कान में मोबाइल लगाने का या जो भी आप करें, मतलब इसको वीडियो को देखकर, उसका कारण क्या है मैं समझाता हूं आपको। एक्चुअल में जो भी हम पढ़ते हैं वो याद रहता है 30 से 40%, लेकिन जब हम सुन करके याद करते हैं तो याद रखने का जो स्तर है वो 60 से 70% बढ़ जाता है। याद रखने का जो सिस्टम है वो अच्छा बनता है और जो है आपके याद भी ज्यादा रहने लगता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सुन करके याद करें। ठीक है, इसलिए आप इसको कान में अपने लगा लें लीड और सुनते रहें, और फिर इजी भी है आपके, आप घूमते फिरते खाते पीते भी इसको सुन सकते हैं, तो आपकी स्टडी कंटिन्यू बन सकती है। बुक्स की बात है वो भी आपको मिल जाएगी लिंक में, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको सुने और सुन करके याद करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें, पूरी पेडागोजी आपको मिलेगी यहाँ पर अगले आने वाले सभी वीडियोज में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।